माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अमिता द्विवेदी और स्वागत है आपका सोशियोलॉजी का फंडा में। आज का हमारा टॉपिक है ऑगस्ट कॉम्ट पॉजिटिविज्म। इसमें हम लोग ऑगस्ट कॉम्ट की बायोग्राफी और उनके पॉजिटिविज्म की थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि आज का हमारा टॉपिक है ऑगस्ट कॉम्ट और पॉजिटिविज्म। हम आज की इस वीडियो में ऑगस्ट कॉम्ट की बायोग्राफी पे पहले ध्यान देंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि उनका जो पॉजिटिविज्म की थ्योरी थी वो कैसे वर्क करती थी, वो किस पे बेस्ड थी और उसमें ऑगस्ट कॉम्ट ने क्या क्या चीज़ें बताई थी कि हमें कि पॉजिटिविज्म होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑगस्ट कॉम्ट फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे। ऑगस्ट कॉम्ट को फादर ऑफ सोशियोलॉजी का पद दिया गया था क्योंकि सबसे पहले सोशियोलॉजी ऑगस्ट कॉम्ट ने ही बोला था 1838 में। इससे पहले ये सोशल फिजिक्स कहा जाता था। उस पर इन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, सोशियोलॉजी नाम दिया 1838 में। इन्हें मैन ऑफ साइंस भी कहा जाता था क्योंकि इनके जो विचार थे, जितने भी इन्होंने थ्योरीज दी वो ज़्यादातर साइंस पर ही बेस्ड थी। और इनका मानना था कि कोई भी चीज़ ही नहीं होती, ये सुपर पावर्स में नहीं बिलीव करते थे कि कोई गॉड है, कोई भगवान अल्लाह, इस सारी बातों पर ये बिलीव नहीं करते थे। ये मानते थे कि जो भी चीज़ें हैं वो सब साइंस है। हर चीज़ में इनको साइंस का लॉजिक लगाते थे हर चीज़ में। और इनका जन्म हुआ था 19 जनवरी 1798 में। मॉन्टपेलर एक फ्रांस में जगह है, मॉन्टपेलर, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 5 सितंबर 1857 में। इन्हें कैंसर से इनकी डेथ हुई थी पेरिस में। इनका फुल नेम जो था वो था एसिडोर ऑगस्ट मैरी फ्रांकोइस एक्स, यानी कि एक्सियर कॉम्ट। इनकी जो अर्लियर एजुकेशन थी वो मॉन्टपेलर में हुई थी जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने पेरिस में पॉलिटेक्निक का एडमिशन लिया था, पढ़ाई की थी वहाँ पे। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जो 19वीं सेंचुरी के फ्रेंच फिलोसोफर थे। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन एक उस टाइम के साइंटिस्ट थे, उन पे बहुत बिलीव करते थे। ये उनके एक तरह से फॉलोवर थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के ये फॉलोवर थे। अब इनकी वाइफ का नाम था कैरोलिन मैसन। इनकी मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि ठीक ही थी। ये अपनी मैरिड लाइफ को लेकर ज़्यादा खुश नहीं थे। इन्हें ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिली अपने सांसारिक जीवन में, इसलिए इन्होंने अपना आधे से ज़्यादा जो जीवन था वो सोशियोलॉजी को डोनेट कर दिया, सोशियोलॉजी पे लगा लिया। इनका जो जन्म हुआ था वो कैथोलिक फैमिली में हुआ था। बाद में इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेट कर लिया था, इन्हें पसंद नहीं था कैथोलिक फैमिली। और ही डजेंट बिलीव ऑन आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी पर बिलीव नहीं करते थे, भगवान है वो भगवान एंड ऑल थिंग्स पर वो बिलीव नहीं करते थे। वो उनका कहना था कि वो हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से देखते थे और हर चीज़ को सोच समझ कर ही अपने लाइफ में चीज़ों को अप्लाई करना पसंद करते थे या पसंद करना बताते थे। उन्होंने बताया कि एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी, इन्होंने हर जो साइंस को एक साइंटिफिक स्टडी के तरीके से लिया। इन्होंने सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है, साइंस इज अ सोशियोलॉजी एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी हो यहाँ पे। एक सेकेंड, ये है एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी। ये सोशियोलॉजी को एक साइंटिफिक अध्ययन मानते थे। इनका कहना था कि जो समाज है, समाज में हर चीज़ साइंटिफिकली होती है, हर चीज़ का एक साइंटिफिक
तरीका होता है, हर चीज़ साइंटिफिकली होती है, यूज़ की जाती है। सोशियोलॉजी ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि 3 फेसेस थे सोशियोलॉजी है सोसाइटी, 3 बेसिक फेसेस ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने डेवलपमेंट, जो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है उसको 3 फेसेस में डिवाइड किया था। पहला था रिलीजियस, दूसरा था मेटाफिजिकल एंड थर्ड था साइंटिफिक। हाँ, रिलीजियस का मतलब था जैसे कि पहले के टाइम पे कहना था कि जैसे पहले के लोग क्या सोचते थे, पहले के लोगों को ये लगता था कि कोई सुपर पावर है, जिसको भी होता है वो सुपर पावर की वजह से होता है। एंड कोई घटना घट रही है या कुछ भी हो रहा है या प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, इन सब के पीछे एक सुपर पावर है जो ये सब मैनेज करती है, कंट्रोल करती है। फिर जब धीरे धीरे सोसाइटी ने डेवलपमेंट शुरू हुआ, उसमें लोगों ने पढ़ना शुरू किया, बातों को समझना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया, तो एक ऐसी सोसाइटी, मेटाफिजिकल सोसाइटी, जिसमें लोग ऐसी किसी भी बात को सुनकर उस पर बिलीव नहीं करते थे, किसी भी बात को सुनते थे तो उसे थोड़ा सोचते थे, उसके बाद बिलीव करते थे। जैसे कि मेटाफिजिकल में क्या होता था कि जैसे किसी चर्च का या कोई जैसे प्रिस्ट होता है कोई, उसने अगर कोई बात कह दी तो ये लोग उस पर ज़्यादा सोच विचार नहीं करते थे, उस पर बस हाँ अगर उन्होंने कहा है तो ये होगा, इस टाइप का सोसाइटी हो गया था। उसके बाद जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, ग्रंथों को, वेद, बाइबल्स, कुरान, इन सबको जब पढ़ना शुरू किया, उसे पढ़ा, उसे नॉलेज हुई, उसे साइंस के बारे में पता चला, तो लोगों ने साइंटिफिकली सोचना शुरू कर दिया। मीन्स साइंटिफिकली मीन्स मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका रीज़न सोचना शुरू कर दिया कि उसका रीज़न क्या हो सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या रीज़न रहा होगा, क्यों ऐसा हुआ। मतलब हर चीज़ के पीछे लॉजिक लगाना उन लोगों ने शुरू कर दिया कि क्या हो सकता है, क्या लॉजिक है इसका होने का, चाहे वो एक इन्वायरमेंट में कोई चीज़ हो रही हो या सोशल लाइफ में कोई चीज़ हो रही हो। फिर बात करते हैं, जो ऑगस्ट कॉम्ट थे वो सोशियोलॉजी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को सोशल स्टैटिक कहते हैं और सेकंड पार्ट को सोशल डायनेमिक कहते हैं। सोशल स्टैटिक जो समाज, जो हमारा समाज स्थिर रहता है, स्थिर रहकर धीरे धीरे प्रगति करता है, उसे हम सोशल स्टैटिक में रखते हैं। जैसे फैमिलीज होती हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर नहीं बदल सकता। फैमिलीज, हाँ अगर नॉर्मल फैमिली होगी तो फैमिलीज, रिलीजन्स और लैंग्वेजेस, इन सब का हम कभी भी पूरा स्वरूप, पूरा स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते। और दूसरा पार्ट मैंने बताया था सोशल डायनेमिक। सोशल डायनेमिक का मतलब था जो समाज गतिशील रहे, यानी कि जैसे सोशल चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट बात आती है मेजर कॉन्सेप्ट्स। इन्होंने कौन से मेजर कॉन्सेप्ट्स दिए थे। ऑगस्ट कॉम्ट का सबसे मेजर कॉन्सेप्ट था पॉजिटिविज्म, जिसके बारे में हम आगे पढ़ाई अभी इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक का, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस था और हायरार्की ऑफ साइंस। अब बात करते हैं हम इनकी बुक्स के बारे में। इनकी जो बुक थी, इनकी फर्स्ट बुक थी द पर्सपेक्टिव्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सोशियोलॉजी। ये बुक इनकी 1882 में आई थी। नेक्स्ट थी इनकी ये बुक है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। ये इनकी सबसे फेमस बुक है जो 6 वॉल्यूम्स में थी, और इसमें एक्सप्रेस इन लॉजिकल वेज, इसे इस पॉजिटिव फिलोसफी इसे एक लॉजिकल वे में एक्सप्रेस की गई थी, एक साइंटिफिक वे में एक्सप्रेस की गई थी। इनकी नेक्स्ट बुक थी द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी। ये 1851 से 54 के बीच में आई थी। इसके 4 वॉल्यूम्स थे, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव था इसके अंदर। नेक्स्ट थी आइडियल ह्यूमन
अकॉर्डिंग टू हिम मीन्स बेंजामिन फ्रैंकलिन, जैसे मैं बताया अभी, बेंजामिन फ्रैंकलिन के फॉलोवर थे, मतलब इनमें इनका बहुत विश्वास था। तो ये बुक में बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में दिया गया है। अब हम बात करते हैं पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म मीन्स साइंटिफिक। जैसा कि हम तो कभी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिविज्म मतलब ही है, पॉजिटिविज्म का मतलब ही है साइंटिफिक। पॉजिटिविज्म का मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज़ को नेगेटिव ले रहे हैं या पॉजिटिव ले रहे हैं, नहीं। पॉजिटिविज्म का मतलब है साइंटिफिकली चीज़ों को लेना चाहिए। जैसे कि एवरी सोशल कॉज हैव अ साइंटिफिक फैक्ट बिहाइंड दैट मीन्स हर चीज़ के घटने का, जो भी हमारी सोसाइटी में, हमारे गवर्नमेंट में, जो भी हमारे समाज में कोई भी घटना घटती है, उसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न होता है, कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है उसके पीछे। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं घट जाती। जैसे कि हम पहले के टाइम पे ले लेते हैं कि जैसे पहले के लोग क्या होता था कि अगर ये कोई घटना घटी या सूखा पड़ गया या जैसे फसल, किसानों को ले लेते हैं, किसानों ने फसल लगाई और फसल लगाई और बरसात नहीं हुई और उनकी फसल खराब हो गई, तो वो उनका ये मानना था कि हमने कोई गलती की होगी, इससे इंद्र देव से नाराज़ हो गए और वो पूजा पाठ और चीज़ों में ध्यान रखते थे। लेकिन अब जैसा पॉजिटिविज्म के सिद्धांत पर चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक कारण था कि सूखा क्यों पड़ा, ड्रॉट क्यों हुआ, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है। इस तरह से हर चीज़ का, हर घटना का कोई रीज़न होता है, चाहे वो सोशल हो या फिर नेचुरल हो। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि रेवोल्यूशंस होते हैं, अर्थक्वेक आता है, फ्लड्स आते हैं, डे एंड नाइट होता है, ड्रॉट होता है, इन सब का कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है ना। लेकिन इसी तरह से हम ले सकते हैं, इसी तरह से हम देखते हैं कि सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं, डिवोर्स, पॉवर्टी होती है, ह्यूमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स हुए या और भी चीज़ें ह्यूमंस को लेकर। तो ये इन सब के पीछे भी कोई ना कोई साइंटिफिक रीज़न है, कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ऐसे ही हो गई। पहले के टाइम पे डिवोर्स नाम ही नहीं था, आज के टाइम पे हर जगह पता चलता है। पॉवर्टी हर, ऐसा नहीं है कि पॉवर्टी उन लोगों ने बना के भेजी है या किसी की वजह से हो रही, नहीं, उसका कोई कारण है, एक साइंटिफिक रीज़न है। तो पॉजिटिविज्म का मीन्स ही ये था कि कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा लॉ जिसके अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं, मतलब हर तरीके से उसको टेस्ट करते हैं। कोई भी अगर थ्योरी आई, कोई भी अगर बात कही जा रही है, तो हम उस पर अच्छे से विचार करते हैं, उसे साइंटिफिकली सोचते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इस पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, प्रैक्टिकल्स करते हैं, तब जाकर हमें ये पता चलता है कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से हुई है। मतलब हम उसे साइंटिफिकली चीज़ों को ले रहे हैं, अभी मतलब साइंटिफिक, एक साइंटिफिक एनालिसिस हो जाता है इसमें। ये जो पॉजिटिविज्म का जो थ्योरी थी ऑगस्ट कॉम्ट की, ये पॉजिटिव फिलोसफी बुक थी इनकी, द पॉजिटिव फिलोसफी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी 6 वॉल्यूम्स में आई थी, एक्सप्रेस लॉजिकल वे, इसमें बताया गया था। तो ये उसी में एक थ्योरी है, उसमें इस वर्ड का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट था कि जो ऑगस्ट कॉम्ट थे वो रिलीजन्स एंड मेटाफिजिकल बिलीफ्स पर बिल्कुल नहीं मानते थे। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं मानते थे कि जातिवाद और धर्म, ये धर्मों को नहीं मानते थे, ये मानवता के धर्म को मानते थे। हम आगे बताएंगे कि मानवता का धर्म क्या होता है, लेकिन ये धर्मों में विश्वास नहीं करते थे, पूजा पाठ में विश्वास नहीं करते थे। और मेटाफिजिकल बिलीफ्स मतलब ये साधु संतों की बातों में या फिर ज्ञान, मतलब जैसे साधु संतों की बातें होती हैं, पंडित लोग की बातों पे बिलीव नहीं करते थे। तो ये थ्योरी भी इसी से बेस्ड है कि मतलब ये इसमें पॉजिटिविज्म बताना चाहते हैं कि ये धर्म, रिलीजन्स और मेटाफिजिकल बिलीफ्स है, ये साइंटिफिक एनालिसिस पे है, जिसमें हर चीज़ का एक कोई एक रीज़न होता है।
नेक्स्ट था, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जैसे पॉजिटिविज्म है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें पहला है रियल एंड एडजस्ट नॉलेज, मतलब जो नॉलेज होगी इसकी, जो पॉजिटिविज्म में किसी बात की कोई वास्तविकता और अच्छी खासी एक ज्ञान होगा, एक समझ होगी उसके, उस सेंटेंस के पीछे, उस उन चीज़ों के पीछे, घटनाओं के पीछे जो भी समाज में घट रही हैं। नेक्स्ट था कि साइंटिफिक एप्टीट्यूड, मतलब अभी जैसा कि है कि इसका मतलब ही है कि पॉजिटिविज्म मीन्स साइंटिफिक, हर चीज़ साइंटिफिकली ली जाएगी, ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेज होंगे, और हर बात को, हर घटना को पहले ऑब्जर्व किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, तब जाके उस बात पर बिलीफ होगा। ये नहीं कि अगर आपने कोई भी बात कह दी और हमने पूछा कि नहीं ऐसा क्यों हुआ, तो आप कहेंगे नहीं ऐसा है तो हम मान लें, नहीं, उसका कारण होगा, वो कारण जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम किसी भी बात पर बिलीव नहीं करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट था रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब मानवता का धर्म। जैसा कि हमें बताया कि अगस्त कॉम जो है वो धर्म में नहीं मानते थे, वो मानवता के धर्म पे विश्वास करते थे। तो जैसे एक सेंटेंस था, एक नाम है, एक मतलब एक स्टोरी टाइप है, प्रत्यक्षवाद वो वैज्ञानिक अवधारणा है। इसमें जैसे कि प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म को प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। तो प्रत्यक्षवाद या पॉजिटिविज्म वो वैज्ञानिक अवधारणा है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हम साइंटिफिक प्रोसेस के द्वारा जो समाज में जो घटनाएं और समस्याएं हैं, वास्तविक ज्ञान है, उनको मानव जीवन में उनकी फिजिकल और मेंटल और सोशल प्रोग्रेस के नियमों को अच्छे से निखार सकें, या प्रत्यक्षवाद और वैज्ञानिक जीवन के आधार पर एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाए जहाँ पर इमोशंस और सेक्रीफाइसेस हों, और जहाँ पर जो ये इमोशंस और सेक्रीफाइसेस वाला जो समाज दोबारा से निर्माण करके बनेगा, वो होगा रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी का मतलब ये है कि ऐसा धर्म, ऐसा समाज जहाँ पे लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के लिए त्याग करने के लिए तैयार रहें, और उनकी हर परेशानी में उनके साथ दें, यानी कि मानवता का एक जो भाव होता है वो होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, इसके कुछ अजम्पशंस हैं जो फॉलो किए बिना हम नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिविज्म की थ्योरी के अंदर आएगा या नहीं। जैसे पहला है सोशल लॉ। सोशल लॉ यानी कि सामाजिक नियम, कोई भी चीज़ होगी वो नियम से होगी। जैसे साइंस में होता है, कोई भी चीज़ नियमानुसार होती है, वही चीज़ इसमें बताई गई है कि सामाजिक नियम के अनुसार ही कोई चीज़ घटित होगी। नेक्स्ट है रियल यानी कि वास्तविक। जब तक पॉजिटिविज्म यानी साइंस में कोई चीज़ रियल नहीं होती तब तक हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो पॉजिटिविज्म में अगर हमें एग्जिस्ट करना है तो चीज़ों का वास्तविक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है मोड ऑफ थॉट यानी विचार की प्रणाली। विचारों का एक मोड होना ज़रूरी है, एक तरीका अच्छा होना ज़रूरी है, साइंटिफिक तरीका होना चाहिए। फोर्थ भी इसी के अंदर आता है कि साइंटिफिक प्रोसेस, कोई भी चीज़ वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के द्वारा होनी चाहिए। ऐसे ही कि हमने कुछ कह दिया तो हमने मान लिया, या हमने ऐसे किसी भी तरीके से करने पर, हम किसी भी और प्रोसेस से करने पर हम उसे पॉजिटिविज्म में नहीं रखेंगे जब तक हम उसे साइंटिफिक तरीके से ना कर लें। नेक्स्ट है रिलेटेड विद नो, रिलेटेड विद नन, मतलब ज्ञान से संबंधित। साइंस और ज्ञान, साइंस का ज्ञान से संबंधित यानी कि समाज का ज्ञान से संबंध बहुत ज़रूरी है। जब तक हम समाज को ज्ञान से नहीं जोड़ेंगे, जब तक हमारे पास ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम सोशल लाइफ में साइंटिफिक तरीकों को नहीं जन्म दे सकते। यानी कि
साइंटिफिक तरीकों से काम करने के लिए, पॉजिटिविज्म की थ्योरी का काम करने के लिए हमें ज्ञान से संबंधित होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। मानवता का धर्म होना बहुत ज़रूरी है कि जब इमोशंस होंगे, त्याग की भावना होगी, लोगों के प्रति प्रेम भाव होगा, लोगों के जीवन में भौतिक, बौद्धिक, नैतिक प्रगति के नियमों को खोजने का अगर हमारे अंदर साहस होगा, प्रत्यक्षवाद और वैज्ञानिक जीवन के आधार पर एक ऐसे समाज को बनाने का हमारे पास प्रोत्साहन होगा, संघर्ष करने का एक प्रोत्साहन होगा, तभी हम एक दूसरे के लिए कुछ कर पाएंगे और तभी ये रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी होगा। आखिरी है सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सोशल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है सामाजिक पुनर्निर्माण। जब हम चीज़ों को बदलेंगे, खुद जागृत होंगे, तो सोशल रिकंस्ट्रक्शन होना बहुत ही कॉमन सी बात है। जैसे कि लोग चेंज होंगे जब सोसाइटी में जो सोशल लाइफ जी रहे हैं, जो लोग उस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो लोग चेंज होंगे तो नॉर्मल सी बात है कि जो सोसाइटी होगी या जो सोशल रिकंस्ट्रक्शन होगा वो भी हो, मतलब सोशल रिकंस्ट्रक्शन भी होगा ही। अच्छा, अगर हम बात करें ऐसे क्या मतलब पॉजिटिविज्म का मतलब क्या है, कैसे बना, क्या है तरीका उसका, कैसे समझा जा सकता है, तो हम इसे NIE के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे NIE बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। N का मतलब है नेचुरलिज्म, I का इंडक्टिविज्म और E का इम्पीरियस। लास्ट से शुरू करते हैं। E का मतलब है इम्पीरियस। इम्पीरियस का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को देखें, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करें, उसके बाद हम उसके बारे में कुछ कह सकते हैं। मतलब कि कैसे समझाओ, हाँ, जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और ये नहीं कि सिर्फ बाहर हम उसे समझें, उसे जो भी हम ऑब्जर्व करेंगे, जो चीज़ें हम देखेंगे, हम केवल उन्हीं को नहीं बल्कि जो हमें सिर्फ वो दिखाई ही ना पड़े। जैसे समझ लीजिए जैसे कि रिलीजन है, वो दिखाई नहीं पड़ता पर सोसाइटी पर उसका एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी भी चीज़ कोई भी चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो दिखाई ही दे, उसका एक सोसाइटी पर इम्पैक्ट भी पड़ना चाहिए। जैसे फैमिली तो फिर भी दिखाई देती है लेकिन फिर भी उसका अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। तो सोसाइटी में हम जो भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं उनका दिखना और उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम उसे समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। फर्स्ट और उसके बाद है इंडक्टिविज्म। इंडक्टिविज्म का मतलब ये था कि जैसे कोई भी चीज़ 10 बार में से 9 बार घटित हो रही है या कोई भी चीज़ अप्रॉक्सीमेट घटित हो रही है, अगर वो उसका हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, उसमें हम लोगों ने कुछ ना कुछ ट्रायल्स किए, तो अगर हमने उसके 10 ट्रायल किए तो अगर उसमें से हमें 9 ट्रायल सही हैं तभी हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। कोई भी थ्योरी तभी बनती है जब वो 10 बार में से 9 बार पास हो, तभी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं एज अ थ्योरी, एज अ रूल्स, इसलिए एज अ लॉज। इसलिए कभी भी हम पॉजिटिविज्म के बाद तो ये तीनों चीज़ों को डालेंगे। फर्स्ट था इम्पीरियस, इसमें क्या था कि हम कोई भी चीज़ जो भी चीज़ हम देखेंगे हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व, जिन चीज़ों को भी हम ऑब्जर्व करेंगे वो सिर्फ दिखाई ही नहीं देनी चाहिए, उस दिखे या ना दिखे पर उसका सोसाइटी पर इम्पैक्ट अच्छा होना चाहिए, मतलब पड़ना चाहिए सोसाइटी पर इम्पैक्ट। सेकेंड था इंडक्टिविज्म। इंडक्टिविज्म में क्या था कि 10 अगर हम कोई भी चीज़ को 10 बार टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें से 9 बार की टेस्टिंग में वो चीज़ होनी ही चाहिए, 9 बार में वो 9 बार तो वो सक्सेसफुल होनी चाहिए, इस तभी हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। लास्ट है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म में क्या था कि जैसे कोई भी चीज़ हुई
कि हम नेचर में किसी भी चीज़ को इंटरनली नहीं चेक करेंगे, बल्कि हम बाहरी रूप बाहरी तरीकों को देखकर ही हम उससे सेटिस्फाइड होंगे। मतलब जैसे कि हम किसी भी चीज़ को अंदर से नहीं, जैसे कि हम मानव के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसके बाहरी हाव को ही करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उसकी इंटरनल चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। तो ये था NIE का कि कैसे पॉजिटिविज्म, कैसे इसका रोल क्या है। तो अब हम बात करते हैं कि पॉजिटिविज्म को के कितने पार्ट्स हैं। तो पॉजिटिविज्म को 3 तरीक़ों से देखा जा सकता है। फिलॉसफी ऑफ साइंस, साइंटिफिक, रिलीजन एंड एथिक्स और पॉजिटिव पॉलिटिक्स। फिलॉसफी ऑफ साइंस में कहना था कि विज्ञान का दर्शन एक तरीके से इस टाइम में लोगों में अवेयरनेस की वो थी, ज़रूरत थी। मतलब इस टाइम के लोग एक दूसरे के, मतलब समाज में जो मानव थे वो लोक कल्याण और समाज कल्याण पर ज़्यादा ध्यान देते थे। वो उनका ये नहीं था कि एक सेकेंड, हाँ, विज्ञान उनकी अवेयरनेस थी। एक तो मानव कल्याण की भावना थी, समाज कल्याण की भावना थी, जो फिलॉसफी ऑफ साइंस का टाइम था, या फिलॉसफी ऑफ साइंस जो थी, इसमें जो पीपल्स थे वो अवेयरनेस में थी। नेक्स्ट था साइंटिफिक रिलीजन एंड एथिक्स, यानी कि वैज्ञानिक धर्म और नीति। वैज्ञानिक धर्म और नीति में फिजिकल एंड मेंटल लेवल इंक्रीज हुआ। लोगों में फिजिकली और मेंटली जो चीज़ें थी वो बढ़ी। उन्हें अपनी चीज़ों पे विचार करना, अपने थॉट्स पे सोचना उन्होंने शुरू कर दिया था। साइंटिफिक चीज़ों में जाना स्टार्ट कर दिया था। एंड लास्ट था पॉजिटिव पॉलिटिक्स, प्रत्यक्षवाद राजनीति, यानी कि इसमें लोगों को कुछ भी करने का, यानी कि फ्रीडम है एवरीवेयर, सभी लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त थी। पुराने टाइम की तरह नहीं कि राजा है और प्रजा है, तो जो राजा आदेश देगा वही नहीं। इस टाइम में फ्रीडम है एवरीवेयर, सभी के पास फ्रीडम है, वो अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर सकता है नियमों के अंतर्गत। और नो मोनोपोली, यहाँ पे कोई भी एक अधिकार नहीं होता, सब अपनी अपनी लाइफ अपने अपने तरीके से जी सकते हैं, कोई भी धर्म एक्सेप्ट कर सकते हैं, कुछ भी। तो अब है क्रिटिसिज्म। उनकी क्रिटिसिज्म के बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि रॉबर्ट जेडनिस कहते हैं कि इट इज़ easy to believe that it is easy to believe that there were two communities. It is easy to believe that there is two communities. The one is brilliant scientist and other is religious. It is a mistake of religious, styles of religious। मतलब इन रॉबर्ट का कहना था कि हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, बिलीव कर सकते हैं कि दो तरह के कौम थे, एक जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे और दूसरे जो रिलीजियस थे, यानी कि वो दोनों ही बातों पर बिलीव करते हैं। लेकिन रिलीजियस कौन से? रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी पर वो बात करते हैं। फिर बात आती है पॉजिटिविज्म। लास्ट है पॉजिटिविज्म टॉक्स अबाउट बोथ स्पिरिचुअल एंड इंटेलिजेंस। पॉजिटिविज्म इज अ साइंस। पॉजिटिविज्म एक साइंस है। पॉजिटिविज्म इज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिक्स। ये एक रिलीजन भी है और पॉलिटिक्स भी है। साइंस के बारे में तो पॉजिटिविज्म एक साइंस है ही। पॉजिटिविज्म मीन्स साइंटिफिक, तो हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि एज अ रिलीजन
और एज अ पॉलिटिक्स पॉजिटिविज्म क्या है? तो एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज की भौतिक, बौद्धिक, राजनैतिक और नैतिक प्रगति को चाहता है और समाज की सेवा करना चाहता है। तो पॉजिटिविज्म का जो एज अ रिलीजन था वो ये था कि जो समाज है, जो समाज में जो लोग हैं कि जो भौतिक, नॉन भौतिक या पॉलिटिक्स ये नैतिक चीज़ें हैं उनमें प्रगति हो और समाज का वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर चाहता था। ये एक तरह से कहा जाए तो इन शॉर्ट सोशल वेलफेयर चाहता था। आप बात करते हैं पॉजिटिविज्म एज अ पॉलिटिक्स। तो पॉजिटिविज्म एज अ पॉलिटिक्स का कहने का ये है कि पॉजिटिविज्म हमेशा से ये चाहता था कि जो युद्ध होते हैं समाजों में, लड़ाई झगड़े और देशों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में शांति व्यवस्था होनी चाहिए, पीसफुल सोसाइटी होनी चाहिए। राज्य के राष्ट्रमंडल बनाए रखना चाहिए। राज्य को एक अच्छा शांति वाला समाज की तरीके से, मतलब कि एक राष्ट्रमंडल होना चाहिए समाज में। राज्य को एक पूरा राष्ट्र की तरह रखना चाहिए और नेक्स्ट का सभी साथ रहें। ऐसी सोसाइटी जहाँ पे सब लोग साथ में रहते हों, लड़े झगड़े ना, शांति से रहें और एक अच्छा प्रदर्शन करें, प्रोत्साहन करें एक दूसरे का, ताकि वो प्रगति की ओर बढ़ सके। ये था पॉजिटिविज्म एज अ पॉलिटिक्स। चैम्बरलेन कहते हैं it is a mode of thought which is inversely acceptance। मतलब चैम्बरलेन के अकॉर्डिंग पॉजिटिविज्म एक थॉट था, मोड ऑफ थॉट था, जहाँ पर एक्सपेक्टेंस इन्वर्सली एक्सपेक्टेंस विच इज इन्वर्सली एक्सपेक्टेंस, मतलब जहाँ पे लोगों के बीच में त्याग की भावना आए, लोग एक दूसरे के प्रति जागृत हो सकें, एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, अपनी साथ होने का प्रदर्शन कर सकें, उनकी एक साथ मिलकर प्रगति की राह पर चल सकें। ये था पॉजिटिविज्म एज अ पॉलिटिक्स। अगर अब हम बात करें कि ओवरऑल हमने क्या सीखा, तो हम एक बार देख लेते हैं। हमने देखा कि आज ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में पढ़ा और उनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, उनका पूरा नाम क्या था, अर्ली एजुकेशन कहाँ हुई, उन्होंने वो कौन से सेंचुरी के थे, क्या किसे फॉलो करते थे, उनकी वाइफ का नाम, मतलब उनका जो कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ था, ये वो किस चीज़ पर बिलीव करते थे, उनका जो सोचने का तरीका था या किस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव करते थे, उनके मेजर कॉन्सेप्ट क्या थे, बुक्स कौन कौन सी थी, और भी बुक्स हैं इसमें, लेकिन ये कुछ मेन थी, दो चार बुकें। ये अच्छा रहता है बायोग्राफी में लिखने का। और फिर हमने पढ़ा पॉजिटिविज्म क्या है, उसका मीन्स क्या है, क्या क्या तरीके होते हैं, इस बुक में था, और किस चीज़ पर बिलीव है पॉजिटिविज्म का, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, एजेंशंस क्या हैं, और किस तरीके से वो बना है, जैसे पढ़ा है NIE, और फिर कितने पार्ट्स में है, और क्रिटिसिज्म क्या है, क्या कहते हैं जो अदर या अदर सोशोलॉजिस्ट हैं, और एज अ साइंस हमने पढ़ा, एज अ रिलीजन, एज अ पॉलिटिक्स। तो ओवरऑल पॉजिटिविज्म कहने का मतलब ये था कि जो पॉजिटिविज्म है वो पॉजिटिविज्म यानी प्रत्यक्षवाद एक
की सोसाइटी होती है वो कहती है कि इसका अब टाइम ख़त्म हो गया था, इसे गॉड ने बुला लिया, वो अच्छा इंसान था, उसकी उन्हें ज़रूरत थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें कि ये समय पूरा हो गया यमराज एंड ऑल। और जो साइंटिफिक तरीके से सोचता है वो समाज बोलेगा कि पहले वो उसकी जो साइंटिफिकली सोचता है वो पहले ये सोचेगा कि इनकी डेथ हुई कैसे, किस रीज़न की वजह से, क्या उन्हें कोई बीमारी थी या उसकी बीमारी का क्या कारण था या कैसे उसे कैसे डेथ हुई उसकी। तो ये तरीका होता है सोचने का। एक और एग्जाम्पल है, एक छोटी सी स्टोरी है कि एक गाँव था, वहाँ पे ज़्यादातर लोग मेटाफिजिकल के ही थे, मतलब मेटाफिजिकल तरीके से ही सोचते थे कि उस गांव में एक औरत थी, वो उसे कुछ मेजर इंजरीज थी, इंटरनल इंजरीज थी, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी, बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी। तो उसकी मैरिज को काफ़ी टाइम हो गया और वो जब उसकी कोई इंजरी होती है तो वो कंसीव करना बहुत मुश्किल होता है, अगर कर भी लिया तो उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन उन लोगों का सोचने का तरीका बहुत पुराना था, तो लोगों को लगता था कि मतलब इसमें कुछ पिछले जन्म में कुछ गलतियाँ की होंगी और इस वजह से इसे ये कंसीव नहीं कर पा रही है। तो उन लोगों ने उसकी दूसरी शादी करा दी उस इंसान की। और जब दूसरी वाइफ आई तो उसने तुरंत ही कंसीव कर लिया, मतलब वो नॉर्मल थी, उसे कोई इंजरी नहीं थी। लेकिन तो दूसरे जो गाँव के लोग थे, जो इस तरह से उसके घर वाले थे, उन्हें लगता था कि हाँ ये मेरे को ये अच्छी है, इसका ये पुण्य कर्म करने वाली है, उसमें कुछ कमी थी वो गाँव में कहते हैं ना मांझ है, ये है, उसको देखना नहीं चाहिए, इस तरह की चीज़ें चलने लगी। कुछ टाइम बाद जब उसने धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई या गांव में डॉक्टर्स आना जाना या उस जो औरत थी जिसके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ाई जाती थी, उसने खुद को जब उसने खुद कहीं सुना कि ऐसा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट होता है तो उसने इधर उधर जाना शुरू किया और दिखाना शुरू किया खुद को। तब उसे पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कोई बुरी नहीं थी या उसकी किस्मत खराब नहीं थी या सो ऑन चीज़ें होती हैं। तो उसे पता चला कि उसकी जो उस वो औरत थी, उसे मेजर इंजरीज थी, उसे इंटरनल इंजरीज थी, वो उसे बचपन में कहीं गिरने या चोट लगने की वजह से उसे इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। लेकिन अगर उसका इलाज होता तो वो कंसीव कर सकती थी। तो ये तरीका था कि अगर उन लोगों ने अच्छे से साइंटिफिक